कृषि कानून पर घमासान जारी है, लेकिन प्रदेश सरकार के नए कानून बनाने के ऐलान के बाद इस पर सियासत भी हो रही है और संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से यह संभव है या नहीं, यह भी पूछा जा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार इस पर अपनी तैयारी कर पुख्ता होने का दावा करती है। अब सवाल यह है कि कृषि कानून पर जारी यह द्वंद्व कहां जाकर थमेगा। संविधान में क्या लिखा है यह भी आज हम आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और मुद्दा समझिए। याद करिए ये हंगामा जो राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के कृषि बिलों को लेकर किया था। हंगामे के बाद ध्वनि मत से बिल पास हो गया और राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बन गया, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश सरकार लगातार इस कानून के विरोध में है। सरकार केंद्रीय कानून से अलग प्रदेश के किसानों की फसलों की खरीद के लिए नया कानून लेकर भी आएगी और इसके लिए जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। खुद इस बात पर कृषि मंत्री मुहर लगा रहे हैं। हम अपना अलग कानून बनाएंगे, इसके लिए अलग से विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। विशेष सत्र पर बीजेपी ने भूपेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। साथ ही प्रदेश सरकार से किसानों को शपथ पत्र देने की मांग की। विधानसभा के अंदर समिति के पास आया था अभिमत के लिए, उस समय कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया था वो सार्वजनिक करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसान को 2500 समर्थन मूल्य का पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। केंद्र का कानून लागू करना राज्य सरकार की बाध्यता है, ये दावा बीजेपी कर रही है। अब राज्य में अलग कानून बनने के बाद केंद्र और राज्य के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ धान खरीदी का मुद्दा है तो दूसरी ओर कृषि कानून पर सियासत जारी है। कुल मिलाकर फिर किसान के इर्द गिर्द प्रदेश की राजनीति चालू है। सवाल ये कि क्या इससे किसानों को फायदा होगा या नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ सवाल भी हैं, सीधे सवाल पूछेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जो कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का पक्ष भी रखेंगे। केदार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल मेरा सुरेंद्र शर्मा जी आपसे है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम विशेष सत्र बुलाकर एक नया कानून बनाएंगे, लेकिन क्या संविधान के मुताबिक आपका नया कानून कारगर साबित होगा? देखिए मृदुल जी, एक सीधी सीधी बात है कि भारत जो है एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है। बिल्कुल ठीक। केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं, राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं। अब सीधी सीधी बात है, जब हम ये कह रहे हैं कि हम राज्य सरकार में विधानसभा में कानून बनाएंगे देखिए, तो ये रास्ता तो जरूर उसमें होगा कि केंद्र के कानून का उसमें उल्लंघन ना होता हो, उस पर टकराव ना होता हो। निश्चित रूप से ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। इसमें कोई इसको संवैधानिक संकट के रूप में या संवैधानिक टकराव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र के लिए है, उसी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी अपने राज्य की जनता के लिए है। राज्य की जनता ने जो आदेश राज्य सरकार को दिया है, उसमें किसानों के हितों के लिए जो केंद्र की सरकार ने जो 3 ठो कानून लाया है, 3 ठो बिल लाया है, उन बिलों में जिस तरह से किसानों के क्या अहित होने की संभावना है, जो नुकसान होने की संभावना है, उस संवैधानिक दायरे में रहते हुए भी छत्तीसगढ़ में जैसे कृषि जो है राज्य सरकार का, राज्य का विषय होता है। और आप गौर करेंगे तो जो केंद्रीय बिल पास हुआ है, उस समस्त बिलों में ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया गया है। उसमें जो है उसकी जो विपणन व्यवस्था है या फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वाली बात है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, तो इसमें जो बात है वो कृषि नीति पर नहीं है। कृषि नीति जो है राज्य का विषय होता है और राज्य कृषि नीति का निर्धारण कर सकती है और किसानों के सुरक्षा के लिए
बिना केंद्र से टकराव किए इसको केंद्र के से टकराव के रूप में भारतीय जनता पार्टी क्यों लेती है? मैं एक छोटा सवाल यहां पर करना चाहूंगा सुरेंद्र जी, क्योंकि आपने संविधान की भी यहां पर बात छेड़ी है। जो कानून बने हैं उसमें जो दायरा है वो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार की शक्तियां ज्यादा हैं और केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा उसका पालन करना होगा, ये हमारा संविधान बताता है। तो अब सरकार किस हिसाब से एक नया कानून बनाएगी? देखिए, उन कानूनों के संबंध में या उस कानून को मिटा देने के संबंध में या हटा देने के संबंध में तो राज्य सरकार कोई प्रस्ताव ला नहीं रही है। राज्य सरकार के अधिकार के अधीन जो योजनाएं हो सकती हैं, जो नियम हो सकते हैं, जिससे किसानों को उन नियमों के, उन जो संविधान के जो संशोधन हुए हैं उससे होने वाले नुकसानों के बचाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी, जो विधानसभा का अधिकार होगा, उसके अंतर्गत विधानसभा कार्रवाई करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी और प्रस्ताव पारित करके अपने छत्तीसगढ़ के किसानों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। ठीक है, आपका कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया संविधान के मुताबिक होगी। केदार गुप्ता जी, आप भी बेहतर हर चीज जानते हैं, किस तरीके से सूचियां होती हैं। केंद्र के पास अपने अधिकार हैं, राज्यों के पास अपने अलग अधिकार हैं और संवर्ती सूची के अलग अलग अधिकार हैं। जो बात भूपेश सरकार कह रही है, क्या ये तीनों सूची में राज्य के हित में बैठती हैं, फिट बैठती हैं इसमें? नहीं, देखिए मृदुल जी, पहली बात तो हम हर डिबेट में कहते हैं और पहली लाइन आजकल कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जो है वो षड्यंत्रकारी है और लोगों को झूठा, जैसे आज सुरेंद्र जी कह रहे हैं 50% सच कह रहे हैं और 50% जो सच है उसको छुपा ले रहे हैं। वो कहते हैं कि ये राज्य का विषय है कृषि नीति। अरे, कृषि नीति में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कृषि उपज को उत्साह और संवर्धन, उपज को बढ़ाने के लिए उत्साह और संवर्धन। दूसरा पार्ट होता है व्यापार, व्यवसाय और विपणन। तो जो पहला पार्ट है कि आप उपज को बढ़ाने के लिए प्रयास करें और उसमें उत्साह करें किसानों को, उसमें योजना लाएं, वो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है व्यापार और व्यवसाय और विपणन का, जिसमें अभी संशोधन किया दूसरा पार्ट, जो कि केंद्र का विषय है। दूसरे पार्ट में राज्य को कोई विषय नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पहला पार्ट आप उपज के लिए उत्साहवर्धन करें और नई नीतियां बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो दूसरा पार्ट है, जो तीनों नीतियां आई है, वो व्यापार व्यवसाय के लिए, जिसमें कहीं से भी राज्य को कोई अधिकार नहीं है। ये संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, इसमें ये बात उनको बहुत अच्छे से मालूम है। पर ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, झूठ बोलना इनका काम है। झूठ बोलने बैठ गए, आधा सच बताया, बाकी सच को खा गए, इसमें अधिकार ही नहीं है। और दूसरी बात, जो मोदी जी ने अभी बिल लाया है, जो संशोधन हुआ है, उसमें एक बड़ा एरिया किसान भाइयों को माल बेचने का मिल रहा है। अपने नहीं तो मंडी में जाते थे, जिसने जो बोली लगाई उसको मजबूरी है वहां बेचना। अब ऐसा नहीं है, मंडी में नहीं पड़ा। आप जी केदार जी, मैं दो तीन चीजें आपसे पूछना चाहता हूं, फिर सुरेंद्र शर्मा जी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि सुरेंद्र शर्मा जी जिस बारे में बात कर रहे हैं उनका कहना है कि हम एक कानून बनाएंगे, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसमें कानून बनेगा और फिर जाहिर सी बात है कि वो कानून क्योंकि संवर्ती सूची में आता है तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मोहर लगते ही एक कानून पहले से ही प्रकाश में आ चुका है। तो व्यवहारिक दिक्कत तो होगी, लेकिन क्या यह असंभव ही मान के चलें, जैसा आप बोल रहे हैं कि यह संभव ही नहीं है, बाध्यकारी है सरकार? तो नहीं, अधिकार ही नहीं है इनको अधिकार ही नहीं है। ये यहां से खाली प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे जो राष्ट्रपति का पेंडिंग पड़ा रहेगा और उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापार व्यवसाय के लिए किसान भाइयों को इस बिल में बड़े अधिकार मिल रहे हैं। इनको मंडी टैक्स से, किसान भाइयों को जो मंडी जाकर मंडी टैक्स पटाना पड़ता था, उसमें छूट मिल रही है। ये मंडी से बाहर लाकर किसी भी व्यापारी को अपना माल बेच सकते हैं और वो व्यापारी किसी भी प्रदेश में इनका माल भेज सकता है। तो कितना बड़ा मार्केट, कितनी बड़ी छूट किसान भाइयों को मिली है। ये अपने शिकंजे में कस के रखना चाहते थे। मंडियों में इनके अड़तियां हैं, मंडियों में इनके दलाल हैं, मंडियों में इनके सीईओ बैठे हैं, जिनके माध्यम से इनके नेता पैसा खाते हैं, किसान भाइयों को लूटते हैं और ये किसानों के हित की बात करेंगे। 2000 सुरेंद्र जी, जब से मोदी सरकार, सुरेंद्र जी, मैं कह रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं केदार जी, जो आप बात कर रहे हैं हित की, क्योंकि सरकार अगर दावा कर रही है और आप लगातार इस बात को दावा ठोक कर कह रहे हैं कि सरकार के पास अधिकार ही नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है सरकार के पास, तो सुरेंद्र जी, सरकार कैसे ये कह सकती है कि वो नया कानून लाएगी और इस कानून को लेकर जो केंद्र सरकार ने बनाया है, पार्लियामेंट से पास हुआ है, राष्ट्रपति की मोहर लगी है, वो प्रदेश में लागू नहीं होगा?
कैसे? मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं हमारे केदार भाई की कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने हमारी आदत टिप्पणी की है, बार बार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है। मैं एक बात को जानता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कॉपीराइट है झूठ बोलने का। नहीं, अब आप भी बोल लीजिए। सुरेंद्र जी आवाज चली गई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, कहिए। एक बार फिर मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा, सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रदेश का किसान, छत्तीसगढ़ का किसान यही सोच रहा होगा। अगर कुछ किसान इसके फेवर में है, जो 3 कानून बने हैं, और कुछ इसके विरोध में है, तो अलग अलग तरीके से वो अपनी बात रखना चाहता है, समझना चाहता है, इसलिए हम समझाना ही चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी बात रखिए, फिर केदार जी के पास आऊंगा मैं। अब मैं एक पहले बता रहा हूं आपको, ये कहते हैं कि पहले कानून से बिचौलिया खत्म हो जाएंगे और किसान जो है बहुत बढ़िया ढंग से बेच पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बिचौलिया खत्म होने का मतलब होता है कि उत्पादक सीधा जो है उपभोक्ता को किसी वस्तु को उपलब्ध कराए। आज मंडी में किसान जाता है, वहां 10 व्यापारी आते हैं, 10 व्यापारी बोली लगाते हैं, किसान को जो पसंद आता है उसके पास बेचता है। नए कानून के अंतर्गत वो अपने माल को लेकर 10 व्यापारी के यहाँ जाएगा, व्यापारी उसका मोल लगाएंगे, 10 जगह वो घूमेगा। इनको जानकारी नहीं है और बिना मतलब की बात करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जब आप अनाज को, दलहन को, तिलहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के बाहर कर देंगे, कोई भी आदमी कितना भी कारपोरेट जो है उसका संग्रहण कर सकेगा, भंडारण कर सकेगा और उसकी कालाबाजारी करेगा और जनता के बीच में लाएगा नहीं। उपभोक्ता के लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत क्या होने वाला है? मैं यहाँ पर 2 चीज साफ करना चाहता हूँ। एक आंकड़ा, सुरेंद्र जी, मैं केदार जी आपके पास आऊंगा, सवाल लूंगा। सुरेंद्र जी आपसे एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि अनाज जो है वो कितना भी भंडारण किया जा सकता है। एक समय देश की स्थिति ऐसी नहीं थी, हम अनाज बहुत कम पैदा कर पाते थे और ज्यादा खर्च हो जाता था, लेकिन आज की तारीख में हम अनाज इतना पैदा कर देते हैं कि हमारे पास स्टोर करने के लिए भी वेयर हाउस नहीं है। किसान अगर सरकार को अपना उपज या फसल बेचता है तो वो भी पड़े पड़े सड़ जाती है। ये स्थिति है। तो इस दौरान मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका नया कानून कितना कारगर होगा? समस्याएं व्यवहारिक हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन आपका कानून क्या करेगा उसके लिए? आप जो है अनाज के संबंध में बात कर रहे हैं। कृषि उपज का तात्पर्य सिर्फ अनाज नहीं होता। कृषि उपज के अंतर्गत आप सारी चीज ले आइए, आप सारी चीज ले आइए। बिल्कुल, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, आपका नया कानून कैसे कारगर होगा? आपने देखा होगा कि बीच बीच में प्याज की भंडारण करके प्याज को उसको ठीक, बिल्कुल ठीक बात आप कालाबाजारी की गई है। ये जो तीनों कानून हैं, ये जो वास्तविक ईमानदारी की बात अगर करेंगे तो आने वाले समय में किसानों के लिए भयंकर हानिकारक होगा। मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं सुरेंद्र जी, लेकिन मुझे मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर केंद्र सरकार के कानून गलत भी हैं, बेकार भी हैं, लेकिन वो पास हो चुका है, तो नया कानून कितना कारगर होगा? मैं केदार जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा कमेंट उनका लेता हूं। केदार जी कहिए अपनी बात। देखिए, पूरा किसानों के फायदे के लिए है और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो आपातकाल में जब तेजी मंदी आएगी और जब फसल नहीं होगी उस समय ऑटोमेटिकली लागू होता है। युद्ध के समय, आपातकाल के समय, महामारी के समय एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होता है। ये बात कैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये पूरी तरह हट गया? ये वर्तमान में हटाया गया है, परंतु जब चीजों की कमी होती है, उपभोक्ताओं को उसकी आवश्यकता होती है और उपज कम होती है और स्टोरेज का पता चलता है कि जमाखोरी हो रही है, ये ऑटोमेटिकली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो जाता है। ये कैसी बात कर रहे हैं? आज किसानों को अगर प्याज का रेट बढ़ेगा तो क्या किसान को फायदा नहीं होगा? आज किसान को 0% में ब्याज लेकिन केदार जी, वो अपने पास से भंडारण केदार जी, तिलहन भी रख सकता है। केदार जी, क्योंकि विपक्ष अभी से नहीं सर, राज्यसभा में जब कार्यवाही चल रही थी तभी से सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि अगर कोई हमें समस्या थी तो चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन वहां से भी ध्वनि मत से पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लग गई। अब राज्य सरकारें बाध्यकारी हो गई हैं कि ये मानना ही पड़ेगा उन्हें, तो विरोध कैसे करें फिर? देखिए, ये बहुत साफ है, बहुत क्लियर है और किसान भाइयों के हित में है। मैं आपको एक आंकड़ा सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहता हूं। 2013-14 से लेके जब कांग्रेस की अंतिम वर्ष था सरकार का, उससे आज आप 2020-21 लेंगे तो सारी उपजों की जो एमएसपी होती है
वो 40 से 45% बढ़ गई है। जो स्वामीनाथन आयोग का बार बार ये तालियां बजाते हैं स्वामीनाथन आयोग के बारे में, बताओ इनकी सरकार ने 2007 में केंद्र ने लेकिन मैं फिर भी कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग के आधार पर, मैं एक लाइन सिर्फ, स्वामीनाथन आयोग के आधार पर जो लागत मूल्य का 50% जोड़कर किसानों को देना है, ये एमएसपी में आ गया है। और 40 से 45% भाव किसान भाइयों के एमएसपी के बढ़ गए हैं। नई योजना में एमएसपी भी लागू होगा, मंडी भी रहेगी और खुले में भी बेच सकते हैं। तो कहां बंधनकारी किसान भाइयों के लिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खाली उपज की बात होगी, जमीन की नहीं, क्या पैदा करना है, क्या रेट में ले गए, तो ठीक है। बात हो गई। नहीं, आप मुझे बिल के फायदे गिना रहे हैं, लेकिन आप फायदे गिना चुके हैं और ये बिल कानून भी बन चुका है केदार जी। लेकिन समस्या अब ये आ रही है कि प्रदेश सरकार कह रही है कि वो एक नया कानून लाएगी। क्या महज राजनीतिक फायदे के लिए ये बात उठाई जा रही है सुरेंद्र शर्मा जी? क्योंकि हमने जब संविधान विशेषज्ञों से बात की तो उनका कहना है कि राज्य सरकार बाध्यकारी है। गलत हो सही हो ये मानना तो पड़ेगा। नहीं जी, ये देखिए एक बात मृदुल जी आप समझिए, ये जो सरकार है बहुमत के आतंकवाद की ओर बढ़ चुकी है। ये अपने बहुमत के आधार पे कोई भी कानून किसी भी तरह की धार्मिकता यानी यहाँ की आर्थिक नीतियों को समाप्त करना, औद्योगिक नीतियों को समाप्त करना, भारत की सब सारी चीजों का आज जिस स्थिति में भारत देश है, तो मगर सवाल ये है कि इसके अंतर्गत भी इसमें टकराव का कोई प्रश्न नहीं है। कृषि उपज को बढ़ावा देना या किसानों को संवर्धन करना या उनको किसी तरह की मदद पहुंचाना या किसी तरह का उनको उनके उपज के लिए इंश्योरेंस देना, ये राज्य सरकार के अधीन है। और अभी तो ड्राफ्ट के बारे में कोई बात आई नहीं है। अभी से ये कहना कि वो शुरू कर रहे हैं कि केंद्र के साथ टकराव कर रही है। अरे वो कानून बन गया है, इसको हम भी जानते हैं भाई। संसद में कानून पारित हो चुका है, इसको भारत हिंदुस्तान का एक आम आदमी नहीं सर, ये दावा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। ये खबर उड़ती उड़ती नहीं आई है। उन्होंने कल भी दावा किया था और आज भी दावा किया है कि हम तो कानून बनाएंगे, विशेष सत्र भी बुलाएंगे। दावा कर रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, फिर संविधान के दायरे में बनाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के संवैधानिक दायित्व के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ शासन के संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों की सुरक्षा के लिए जो कानून लाया जा सकता है। केदार जी, केंद्र के केदार जी एक छोटी बात केदार जी रखना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी छोटी बात आपकी बात पर ही कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समय कम है। केदार जी अपनी बात रखिए। मैंने कहा कृषि नीति के दो भाग होते हैं, एक तो उत्पादन का उत्साह करना और दूसरा व्यापार नीति। व्यापार नीति में प्रदेश सरकार कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अभी जो अमेंडमेंट मोदी जी ने किया है उसी पर है और एमएसपी लगातार बढ़ रही है। मैं छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को कहूंगा कि धान की एमएसपी 1868 रुपया हो गई है। आपका 25 क्विंटल धान अगर 1868 में लेते हैं तो 2500 का 1500 से ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन केदार जी बिल्कुल आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी ली जाए तो कांग्रेस इसका विरोध कर सकती है और मीटिंग कर सकती है, धरने दे सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार को यह कानून मानना पड़ेगा। संविधान यही कहता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो संविधान है उसके मुताबिक केंद्र का बनाया हुआ कानून राज्य को मानना पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार इस पर विरोध कर सकती है। अब यह विरोध कहां तक जाता है यही देखना होगा।